जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट किया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात की और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा हमने देखा कि ये मॉडल क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे ही समझें कि जिस तरह एक समंदर है और उस समंदर में जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो लिपिड की 2 लेयर्स बना रही है। वो लिपिड की 2 लेयर्स बना रही है और उस पानी के अंदर, उस समंदर के अंदर जो कश्तियाँ तैर रही हैं या जो बर्फ़ के तोदे तैर रहे हैं, ठीक है, वो कौन है असल में? प्रोटीन्स। फिर इस स्ट्रक्चर के बारे में बेटा मैंने आपको बताया कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको देखें तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक लिपिड की लेयर इस तरह है, दूसरी ये, ठीक है, और इसकी जो सरफेस है यानी कि लेयर की जो बाहर वाली साइड्स हैं वहाँ पे आपको क्या नज़र आएंगे? लिपिड्स के हेड्स, फॉस्फोलिपिड्स के। फिर प्रोटीन्स जो हैं वो बजाय इनको इधर ऊपर और नीचे से कवर करने के बल्कि उनमें एम्बेडेड हैं। प्रोटीन्स के बारे में बेटा मैंने बताया कि 2 तरह की हैं। एक वो जो मेम्ब्रेन से पूरी पास हो रही हैं, मेम्ब्रेन से पूरी की पूरी गुजर रही हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। और दूसरी जो बेटा हमने बात की, ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन। और दूसरी जो हमें सिर्फ सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू आउट पास नहीं हो रही, जैसा कि ये है, ठीक है, ये वाली, तो इनको बेटा हमने क्या कहा था? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या सरफेस प्रोटीन्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। और अगर ये बेटा प्रोटीन्स के साथ जुड़े होंगे, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। और अगर जिन लिपिड्स के साथ ये जुड़े होंगे, उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। फिर उसके बाद बेटा हमने बात की कि ये जो आप हमें येलो कलर में ये नजर आ रहे हैं, ये कोलेस्ट्रोल और डिफरेंट किस्म के स्टीराइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कैसे करता है। उसके बाद बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा हमारे सेल के अंदर क्या काम है, ये कौन सी एक्टिविटीज जो है या कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो फर्स्ट और जो इसका बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। किस प्लाज देखे ना बेटा कि ये एक सेल है और इसके बाहर इसकी बाउंड्री से किसी भी चीज ने अगर अंदर आना है, इस तरफ आना है, ठीक है, इनसाइड किसी भी चीज ने आना है इनसाइड, तो वो जाहिर सी बात है बेटा इस बाउंड्री को पहले क्रॉस करेगी और फिर ही अंदर आएगी ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट, ठीक है, कि अपने थ्रू बेटा इसने मटेरियल को अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना है। और फिर अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये मटेरियल्स के लिए एक बैरियर का काम करती है। क्या काम करते हैं जी? बैरियर का। आप ऐसे ही समझे बेटा ये ट्रैफिक पुलिस वालों का नाका है। तो जिस तरह वो नाके पे रोकते हैं ना, पहले पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर गुजरने की इजाजत देंगे, तो वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये फर्ज करें कि ब्लैक मॉलिक्यूल बेटा 2-3 इधर से आ रहे हैं, फिर हमारे पास जी ये वाले मॉलिक्यूल 1-2-3-4, फिर इसी तरह बेटा ये ब्लू कलर में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए, फिर इसी तरह मैंने रेड में कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू गुजरना चाहते हैं, वो इससे गुजर कर अंदर आना चाहते हैं ऐसे। या फिर बेटा अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके लिए क्या है जी? एक बैरियर, एक मुजाहमत का काम कर रही है। वो इनके लिए बेटा सिलेक्टिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो पेपर में आता है वो ये है जी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल
इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जस्टिफाई इट, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है। वजह बताएं, वजाहत करें। तो पहले तो बेटा वर्ड जो सिलेक्टिवली परमिएबल है उसका मीनिंग समझे कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है। सिलेक्टिवली लफ्ज बेटा सिलेक्ट सिलेक्ट से निकला है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुन लेना, चूज कर लेना। और परमिएबल लफ्ज परमिट से निकला है। परमिट का मतलब क्या होता है, इजाजत दे देना, अलो कर देना, परमिट कर देना। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, फिर इस पूरे लफ्ज का मतलब क्या बना कि कोई भी ऐसी चीज जो चंद चीजों को सिलेक्ट करे, चूज करे, चुन ले और फिर उनको चुन के इजाजत दे दे। किस चीज की इजाजत बेटा, ये दे रही है गुजरने की इजाजत। ठीक है, तो हमने बेटा जो अभी तक बात की है वो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास बेटा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि मॉलिक्यूल्स का, आइंस का अंदर और बाहर सेल के मूव करवाना। और इस चीज के लिए बेटा मैंने क्या बताया कि ये बैरियर के तौर पे काम करती है, यानी कि मजाहमत के तौर पे। क्या इससे मुराद क्या है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि चंद मॉलिक्यूल्स को बेटा अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दे देती है, बाकियों को गुजरने की इजाजत नहीं देगी। जस्ट आप ऐसे ही समझे बेटा, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले नाका लगा के खड़े हैं, वो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या जिनके पास व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो उनको गुजरने की इजाजत दे देंगे। ठीक है, जिनके पास व्हीकल के डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो उनको उधर रोक देंगे। तो उसी तरह बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिसाब है कि चंद मॉलिक्यूल्स, चंद चीजों को ये गुजरने की इजाजत देगी, बाकियों को ये रोक लेगी। तो अगर देखें बेटा कि ये किन को फ्रीली, यानी कि फ्रीली गुजरने की इजाजत दे देगी और किन को गुजरने की इजाजत नहीं देगी, तो उसमें क्या क्या आएगा जी कि बेटा जो चार्ज्ड आइंस है ना, जो चार्ज्ड आइंस हैं, यानी कि वो चीजें जो कोई चार्ज बियर कर रही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उनका साइज जो है वो लार्ज है, साइज जो है वो बड़ा है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेटा फ्रीली नहीं गुजर सकते। चार पहली चीज जो इससे फ्रीली नहीं गुजर सकती वो बेटा क्या है, लार्ज एंड चार्ज्ड आइंस, यानी कि वो स्पीशीज जो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है एंड दे आर लार्ज इन साइज, दे कैन नॉट फ्रीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज बेटा, जो बेशक मॉलिक्यूल कोई न्यूट्रल भी है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका साइज अगर बड़ा है, लार्ज है, तो वो भी इससे गुजर नहीं सकता। मसलन देखिए बेटा कि एक नाका है, वहां पे ठीक है आगे ब्रिज है, तो वहां पे लिखा गया है जी, वहां पे लिखा गया है जी कि भी 20 फुट से जो लंबी लंबी गाड़ी है वो यहां से नहीं गुजर सकती। तो ऑब्वियसली फिर बेटा वो वहां से गुजर तो नहीं ना सकेंगी। तो इसी तरह जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा वो यहां से गुजर जाएंगे, वो नहीं गुजर सकेंगे। फिर अगली चीज आती है बेटा लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की। तो केमिस्ट्री का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही फेमस रूल, कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, कि जो लाइक है, जिन चीजों की नेचर एक जैसी है वो एक दूसरे को ठीक है पसंद करती हैं, वो एक दूसरे में हल होना पसंद करेंगी, एक दूसरे के लिए रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, मुजाहमतें जो हैं, उन वो क्रिएट नहीं करेंगी। तो अगर बेटा कोई चीज लिपिड सॉल्युबल है, यानी कि लिपिड्स में हल हो सकती है, तो उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा फास्फोलिपिड जो हैं ये उनको अपने अंदर से फ्रीली गुजरने की इजाजत देंगे। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग फ्लूइड लाइक नेचर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये उनके लिए रास्ता साफ कर देंगे, उनको अपने अंदर से फ्रीली गुजरने की इजाजत देंगे, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन काज नहीं करेंगे। फिर बेटा अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, जैसा कि गैसेस हो गई, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो इन ये स्पेशल पोर्स के थ्रू गुजर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा अगर न्यूट्रल सबस्टांसेस की बात की जाए, जिनका साइज वगैरह छोटा होगा, तो वो भी इसमें से गुजर सकेंगे।
तो जी बेटा हमने बात की कि कौन कौन सी चीजें इसमें से फ्रीली गुजर सकती हैं और कौन सी नहीं गुजर सकती। तो जो फ्रीली गुजर सकती हैं बेटा उनमें हमने बात की कि न्यूट्रल सबस्टांसेस अगर हों और उनका साइज छोटा हो वो गुजर सकते हैं, जैसा कि गैसेस हो गई, वाटर हो गए, ग्लूकोज हो गए। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च कहती है कि वाटर को गुजरने के लिए भी, ठीक है, मखसूस किस्म की चैनल्स की जरूरत होती है जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। इसी तरह ग्लूकोज को गुजरने के लिए भी चैनल्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि न्यू रिसर्च ये कह रही है कि बेटा ये भी फ्रीली नहीं गुजर सकते। उसके बाद बेटा अगली चीज अगर हम देखें तो उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल है, यानी कि वो लिपर्स में हल हो सकती है, तो उसकी मूवमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू अ फेमस रूल ऑफ केमिस्ट्री दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, तो फास्फोलिपिड उसके लिए रेस्ट्रिक्शन काज नहीं करेंगे, उसको फ्रीली गुजरने की इजाजत दे देंगे। उसके बाद बेटा मैंने बात की कि अगर कोई आयन है उसके ऊपर चार्ज है तो वो गुजर नहीं सकता। तो ये सारी चीजें, यानी कि कुछ का गुजरना और कुछ का ना गुजर सकना, ये बेटा हमें क्या बता रहा है कि आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट विल चूज सम थिंग्स एंड अलो देम टू मूव थ्रू इट, बट विल क्रिएट हिंड्रस इन फ्रंट ऑफ सम थिंग्स एंड विल नॉट अलो टू मूव थ्रू इट। ठीक है, कि कुछ चीजों के सामने बेटा ये मजाहमत काज कर देगी, ठीक है, आगे नाका लगा देगी, बे ना आप नहीं गुजर सकती, और कुछ को बेटा ये गुजरने की इजाजत दे देगी। यानी कि जो क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं उनको गुजार देगी, जो नहीं उतर रहे उनको रोक देगी। तो बेटा अगर बात की जाए कि ये तो बेटा हमने बात कर ली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल वो कैसे है। अभी हम बात करते हैं बेटा डिफरेंट किस्म की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है जी, इनको बेटा आपकी बुक में एज सच उसने पूरा पूरा एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, लेकिन हम समझने की गर्ज से इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो मालिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो मालिक्यूल्स हैं या जो आइंस हैं, वो बेटा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे गुजरते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस किस किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है, वो चीजें हम देखेंगे। मसलन यहाँ पे बेटा पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, फिर हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वगैरह की बात करेंगे। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस वगैरह ये क्या है? दीज आर काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन which take place at cell membrane or plasma membrane। तो चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब होता है बेटा सुस्त, ठीक है, यानी कि जिस कोई भी ऐसा काम जिसके ऊपर आपको एनर्जी ना लगानी पड़े, डेट इज पैसिव। जो खुद ब खुद हो रहा हो, यानी कि उसको करवाने के लिए आपको खुद से काम करने की, मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसको करवाने के लिए कोई और फैक्टर, यानी कि कायनात में कोई और चीज जो है वो उसको काम करवा परफॉर्म करवाने के लिए अपना रोल प्ले करेगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा क्या है, यहां पे जरा गौर से समझिएगा बेटा। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा क्या है कि लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है बेटा, ये हमारे पास क्या है, पीएम मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ईसीएफ का मतलब बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सीवाईटी ये क्या है जी, साइटोप्लाज्म। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट बेटा जो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो, यानी कि जिसमें एटीपी खर्च ना हो, और वो मूवमेंट हो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी इसका मतलब ये है कि बेटा एक कोई मॉलिक्यूल है, फर्ज करें वाटर है, फर्ज कर ले H2O, तो जिस साइड पे बेटा वो ज्यादा होगा उस साइड से अगर वो कम जिधर उसकी मिकदार है उस तरफ जाए एटीपी को खर्च किए बगैर, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दोबारा से सुने बेटा, आपने दो चीजों को याद रखना है। एक
कि किस साइड पे हो रही है। और दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है वो ये कि क्या एनर्जी खर्च हुई या नहीं हुई। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को बेटा आप जब भी बात इसकी डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप एक चीज याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। यानी कि जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं उधर से वो उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहां पे उनकी मिकदार कम है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन में बेटा एटीपी जो है वो खर्च नहीं होगी, एनर्जी का खर्च नहीं होगा। तो इस चीज को बेटा हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का बेटा जो दूसरा नाम है दैट इज डिफ्यूजन। वैसे अभी बेटा सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उधर आपने देखा होगा कि बेटा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है वो उस साइड से उस तरफ जाने की कोशिश करती है जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। यानी कि हाई कंसंट्रेशन ज्यादा मकदार वाले एरिया से लो मकदार वाले एरिया में जाना। This is diffusion or passive transport, and in this case there will be no expenditure of energy, there will be no expenditure of ATP। तो ये हो गई बेटा बात डिफ्यूजन की। अभी बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक मखसूस किस्म होती है ओस्मोसिस। तो बेटा ये जो ओस्मोसिस वर्ड है ना, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वाटर। दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वाटर। डिफ्यूजन की बेटा अगर मैं बात करूं ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा, उसमें अमोनिया वगैरह भी आ जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन डिफ्यूजन की वो स्पेसिफिक टाइप, डिफ्यूजन की वो खास किस्म जिसमें बेटा हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें वाटर के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन को, कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी तो उसको बेटा कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है जी। तो ओस्मोसिस बेटा क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, डिफ्यूजन ही, लेकिन उसको खास उसको नुमाया किस सेंस में हमने कह दिया कि इसमें सिर्फ बेटा हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन की, कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, that kind of transport will be known as osmosis। अच्छा यहां तक क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट की बेटा एक और किस्म है, उसको हम बेटा कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको बेटा जरा गौर से सुनिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा, फैसिलिटेटेड लफ्ज ना फैसिलिटेट से निकला है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सहूलत देना, सहूलत फराहम करना। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो सिनेरियो क्या है वो समझे। देखिए बेटा कि ये सेल है, ये इसकी जी पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी इस सेल के बाहर ना बेटा एक मॉलिक्यूल है टाइप ए, फर्ज करें दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ए। बाहर इसकी कंसेंट्रेशन हाई है, अंदर लो है। अंदर देखिए बेटा मैंने सिर्फ 4 मॉलिक्यूल बनाए और बाहर देखिए मैंने कितने ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मूवमेंट तो मैंने कहा जी डिफ्यूजन में क्या होता है जी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें आती हैं। तो यहाँ पे बेटा मसला क्या है कि इस ए मॉलिक्यूल का ना जो साइज है वो बड़ा है, हाई है, लार्ज है, लेकिन है ये न्यूट्रल। तो फिर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बेटा अपने अंदर से गुजरने की इजाजत फ्रीली नहीं देती। उसके लिए क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना बेटा, मैं ग्रीन कलर में अभी बना रहा हूं, इस तरह से बेटा मखसूस किस्म के ना प्रोटीन्स होंगी। मखसूस किस्म की क्या होंगी? प्रोटीन्स। जिन प्रोटीन्स को बेटा हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं जी? चैनल प्रोटीन्स। यानी कि इनके अंदर इस तरह से एक रास्ता बना होगा, चैनल बना होगा। चैनल बेटा कहते हैं रास्ते को। तो ये चैनल क्या करता है? ये चैनल इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जिनको
फ्रीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं दे रही थी, तो ये चैनल इनको अपने अंदर से फ्रीली गुजरने की इजाजत देता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। तो इस किस्म की बेटा ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोबारा बेटा गौर से सुनिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बेटा डिफ्यूजन की एक किस्म है। एटीपी इसमें भी खर्च नहीं होती, लेकिन ये दूसरी आम डिफ्यूजन से डिफरेंट कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है, तो इसका नाम ही बेटा आपको बता रहा है कि फैसिलिटेटेड लफ्ज फैसिलिटेट से निकला है। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है जी, सहूलत फराहम करना। तो यहाँ पे जो चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहूलत फराहम कर रही है वो बेटा क्या है, प्रोटीन चैनल्स, यानी कि चैनल प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत देंगी, जो ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करेंगी। किसकी ट्रांसपोर्टेशन को? ऐसे मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को जिन्होंने बेटा बेशक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना हो, लेकिन उनकी फ्री मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आ रही हो। तो ये चैनल प्रोटीन्स अपने बने हुए चैनल्स में से उन मॉलिक्यूल्स को फ्रीली एटीपी खर्च किए बगैर अगर ट्रांसपोर्ट करवा दें, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो तीनों में बेटा आप देखें, मैंने अभी डिस्कस किया डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और ओस्मोसिस को। तीनों में बेटा जो बेशक मैं बात करता हूं डिफ्यूजन की, बेशक मैं बात करता हूं ओस्मोसिस की, बेशक बात करता हूं बेटा मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तीनों के केस में क्या है कि एटीपी खर्च नहीं हो रही। फिर तीनों के केस में क्या है कि मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ही तरफ हो रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में बेटा हम किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट को काउंट कर सकते हैं। वो कोई ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, अमोनिया के हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जबकि ओस्मोसिस बेटा स्पेसिफिकली बात की जाती है वाटर के लिहाज से। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन दोनों से डिफरेंट कैसे है कि इसमें फ्री मूवमेंट नहीं होती, बल्कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलत देने के लिए, करवाने के लिए क्या है, चैनल्स हैं। और ये चैनल्स असल में क्या है, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बेटा और ओस्मोसिस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए बेटा, दो केसेस हैं। एक केस में बेटा ये है, फर्स्ट करें, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2। एक केस में बेटा आपके सामने ये चढ़ाई है, आपने चढ़ाई चढ़नी है, ठीक है, यानी कि आपने इस चढ़ाई को चढ़ के जाना है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि चढ़ाई है और आपने इस चढ़ाई को से उतरना है। तो अगर बेटा आप कंडीशन 2 में देखते हैं तो कंडीशन 2 में क्या केस है कि चढ़ाई उतरने के लिए बेटा एनर्जी को स्पेंड करना नहीं पड़ता, यानी कि आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली जो ग्रेविटी है वो आपको अपनी तरफ खींचेगी, आप इजीली नीचे आ जाएंगे, आपको एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा। जबकि दूसरी तरफ बेटा आपने इस चीज को ऊपर चढ़ाना है, चढ़ाई चढ़ानी है, तो इसमें बेटा जो एनर्जी है वो आपको, एनर्जी जो है बेटा वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगी। ठीक है जी। तो एक्टिव और पैसिव बेटा इन दोनों में यही फर्क है कि एक्टिव कंडीशन 1 है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा क्या है, कंडीशन 1, कि यहाँ पे आप चढ़ाई चढ़ाना चाहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि आप चढ़ाई उतरवा रहे थे। यानी कि इस चढ़ाई का मतलब क्या है बेटा, चढ़ाई में असल में यहाँ पे किस चीज को कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेटा आप बात कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना। तो जब बेटा कोई चीज हाई से लो की तरफ आ रही है, फिर उसे इतनी ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो फिर बेटा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा।
फिर एटीपी खर्च होगी। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें लो कंसंट्रेशन से बेटा हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करें, आयंस मूव करें, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एनर्जी को खर्च करते हुए, उस चीज को बेटा हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो दोनों में बेटा मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ और एक्टिव में लो से हाई की तरफ। दूसरा डिफरेंस कि पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती और एक्टिव में एनर्जी खर्च होगी। फिर अगली चीज बेटा यहाँ पे कभी कभार बेटा वो पेपर में आपको पूछ लेता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है। तो बेटा है वो भी डिफ्यूजन की ही टाइप, यानी कि उसमें भी हाई से लो ही की तरफ होगी मूवमेंट, लेकिन वो डिफरेंट कैसे है कि सिर्फ उसमें बेटा प्रोटीन चैनल्स काम कर रहे हैं। तो ये आई होप बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा कब होती है कि अगर बाहर बेटा किसी चीज की कंसंट्रेशन लो है लेकिन उसको हम फिर भी अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए हम एनर्जी खर्च करेंगे, और ऐसी मूवमेंट को बेटा हम क्या कहेंगे जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक बेटा मैंने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बेटा बताया जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बेटा मैंने बताया कि सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी मॉलिक्यूल ने या जिस भी आयन ने मूव करना है तो इसकी मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि चढ़ाई चढ़ाना पड़ती है, और इसके दौरान बेटा फिर क्या होता है कि एटीपी खर्च की जाती है, यानी कि एटीपी को स्पेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस बेटा क्या है कि अगर कोई सबस्टांस, फर्ज करें बेटा ये सेल है, तो यहां पे ना कोई मॉलिक्यूल पड़े हैं, फूड मॉलिक्यूल वगैरह एटसेट्रा, कुछ भी बेटा यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जो है वो पड़े हुए हैं। और अगर ये बेटा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आना चाहता है और इसकी मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल हो, यानी कि जहां से बेटा ये आना चाहता है वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को धंसे और वहां से वेजिकल की शक्ल में, थैली की शक्ल में इसकी ट्रांसपोर्ट अंदर करवा दे, इस ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि इन टेक ऑफ सबस्टांस, किसी चीज को अंदर लेके आना, कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट होके अंदर को दंस के, कैसे, फॉर्मिंग वैक्यूल, वैक्यूल बना के, थैली बना के, उस ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि अगर कोई सबस्टांस सेल मेम्ब्रेन से पास होके सेल के अंदर आए वैक्यूल की शक्ल में, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में बेटा अगर कोई सॉलिड मटेरियल आता है सेल के अंदर, यानी कि कोई सख्त चीज आती है, तो वैसी एंडोसाइटोसिस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, बिकॉज फैगो मीन सॉलिड। यानी कि अगर एंडोसाइटोसिस बेटा हुई है किसी सॉलिड चीज की, किसी सख्त चीज की, तो वो क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस। और अगर बेटा वो लिक्विड किसी की हुई है तो उसको बेटा हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों एंडोसाइटोसिस की टाइप्स हैं। फैगोसाइटोसिस में बेटा होगी सॉलिड मटेरियल को इनटेक किया जाएगा और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और भी टाइप है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है कि सिंपली अगर किसी सबस्टांस को सेल से बाहर आउट भेजा जाए इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की शक्ल में, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो बेटा क्या है कि वैक्यूल बन के किसी सबस्टांस का सेल के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस क्या है कि वैक्यूल की शक्ल में सबस्टांसेस का सेल से बाहर जाना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो
तो यहाँ पे बेटा हमने सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था ट्रांसपोर्टेशन, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। उसकी बेटा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस की बात की। फिर हमने बेटा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात की। इसके अलावा बेटा इसके क्या फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये न्यूरॉन्स के केस में नर्व इंपल्स की कंडक्शन में भी हेल्प आउट करती है। ठीक है, नर्व इंपल्स की कंडक्शन में कैसे, कि इसके अंदर बेटा पंप्स लगे होते हैं, ठीक है, और चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू